इसमें एक बात मैं कहूँगा कि मैंने ना योलो पे काम किया हुआ, योलो के आर्किटेक्चर पे नहीं, लेकिन योलो की ट्रेनिंग पे, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप ना बेसिकली एनोटेशन करके ना अपनी मर्जी का जो भी है डाटा सेट प्रिपेयर कर लें। आप कहेंगे फॉर फॉर एग्जांपल फेसेस का कर लें, डिफरेंट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फिर आप जब उसको कहते हैं ना कि ये मैंने ट्रेनिंग डेटा दिया और लेबल भी असाइन किए, तो उसकी बेस पे ना न्यूरल नेटवर्क अपने आप को ट्रेन करता है, ठीक है। तो उसके वेट्स निकलते हैं, और वेट्स जब निकलते हैं तो फिर वो जब आप उन वेट्स को यूज करके मॉडल प्रेडिक्ट करता है, तो वो उसकी लोकेशन भी बताता है, बाउंडिंग बॉक्स भी बनाता है, और उसकी क्लास भी असाइन करता है। फॉर एग्जांपल एक कार है, एक ट्रक है, एक बस है, तो मल्टीपल क्लासेस जो है ना वो डिफरेंशिएट करेगा बेस्ड ऑन सम थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो एज ए यूजर, मतलब वो क्या चीज़ है, एक मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है, ठीक है। तो उसी तरह की चीज यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि पहले स्टेप में वो उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा है किधर है, और सेकंड स्टेप पे उसकी क्लास निकाल रहा है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। Got it. Commonly used to stage networks include RCNN, fast RCNN, and faster RCNN. No idea about what that is, but let's see. Maybe in future coming topics it will cover. One-stage networks. In these networks, both stages are combined using a single network. Bounding boxes and object classes are generated simultaneously without explicitly detecting the detection of region proposals. Shows this figure shows a one stage network. तो टू स्टेज के अंदर क्या था कि आपने पहले बाउंड्रीज डिफाइन की और फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए। इसमें आप साथ साथ ही दोनों काम करते जाते हैं, विच मेक्स मोर सेंस एक्चुअली। मेरे ख्याल में ये जो रेहान शायद ज्यादा बेहतर बता सकें, लेकिन मेरे ख्याल कन्वोल्यूशनल जो नेटवर्क्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 स्टेज ही होते हैं। 2 स्टेज से कम हो ही नहीं सकते। योलो वो जो योलो योलो ये करता है। वो जो CNN ऊपर बताया हुआ है, उसकी बात कर लो। हाँ, CNN शायद, और इसीलिए वो CNN जो है वो ना। एटलीस्ट 2 स्टेजेस मेरे ख्याल रिक्वायर्ड अच्छा। होती हैं उसके अच्छा, लिए। उसमें ना डीप डीप लर्निंग मॉडल में ना, डीप का मतलब होता है उसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, लाजमी नहीं है 2 स्टेजेस हो, ठीक है। मतलब जो उसमें लेयर्स होती हैं, लेयर्स की बात कर रहे हैं ना आप, हम्म। ठीक है। ये जो RNN है और ये जो है, ये मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। जैसे CNN ना कंप्यूटर विजन में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। RNN मेरे ख्याल स्पीच और इस तरह की जो टेक्स्ट है और इस तरह की चीज़ें, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, मुख्तलिफ वेरिएंट हैं डीप लर्निंग के। बेसिक आइडिया ये है कि आप ना बजाय इसके कि एक क्लासिकल मशीन लर्निंग में हम खुद फीचर इंजीनियरिंग करते हैं ना, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं डाटा क्लीन करके, ये वो करके, एक वो होता है तरीका कि आप फीचर्स दें, फीचर्स की बेस पे क्लस्टरिंग हो रही है, या जो भी सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, ठीक है। दूसरा डीप लर्निंग में क्या होता है, आप एनोटेट कर रहे थे और मशीन उससे फीचर खुद ही एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन इमेजेस का सेट बहुत बड़ा होता है, तो डीप लर्निंग में डेटा इनपुट, ट्रेनिंग डेटा बहुत बड़ा होता है, ताकि वो हर तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिसको आपने एनोटेट किया होता है, तो उससे वो खुद ही फीचर एक्सट्रैक्ट करता है और अपने वेट्स फाइंड करता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना CNN, वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है, ये डीप लर्निंग मतलब मल्टीपल इसमें हो सकती है, डीप हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज डीप, डीप लर्निंग, अ, ठीक है। मेरे ख्याल में जो CNN है या RNN जो है वो जरूरी नहीं है कि डीप लर्निंग के साथ अटैच्ड हो। वो आप वैसे भी कर सकते हैं, यानी ट्रेडिशनल या क्लासिकल मशीन लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं। डीप लर्निंग में सिर्फ एक ही आ जाएगा जो आपने बात की है कि अ, वो डाटा सेट उसका बड़ा हो जाएगा और वो वहां से एनोटेटेड डाटा सेट उसको मिल जाएगा। वो शायद मेरे ख्याल में ज्यादा सही सूटेबल है, एग्जांपल मेरे है। ख्याल में सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मुझे आई ठीक है। रिमेम्बर मैं जब आज से कुछ तकरीबन 10-12 साल पहले काम कर रहा था उस पे, ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन पे, तो तब भी हम CNN ये न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते थे उसमें, मल्टी स्टेज ही। और वो कन्वोल्यूशनल ही थे मोस्टली उस वक्त अवेलेबल। हाँ, ये था कि उस वक्त डीप लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि क्लाउड अवेलेबल नहीं था, इतने लार्ज डाटा सेट अवेलेबल नहीं थे, तो हम ये उन चीज़ों पे काम अच्छा, नहीं कर सकते। डीप लर्निंग में और डीप न्यूरल नेटवर्क में फर्क क्या होता है? एक कोर्स में पढ़ रहा था, तो वो ये कह रहा था कि अगर आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो कनेक्टेड, या न्यूरॉन्स हैं आपके, वो मल्टीपल हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो दैट्स व्हाट यू कॉल डीप न्यूरल नेटवर्क। लेकिन अगर उसकी लेयर्स बना देते हैं ना, दैट्स व्हेन यू कॉल इट डीप लर्निंग। ये उसके बकौल जो है ना वो, ये
डेफिनेशन थी। मेरे हाल में ध्यान भी यही कह रहे थे कि लेयर्स अप्रोच होती है हाँ उसमें। लेयर्स, मैंने सुना उसी वैसे में बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली। या जो आप उसको डीप लर्निंग तब कहेंगे जब न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स जो है वो बनेंगी, ठीक है, दैट्स व्हेन इट बिकम डीप लर्निंग नेटवर्क। सो वन स्टेज लुक्स बेटर बाय द वे हियर, और वो कह रहे हैं कि कॉमनली यूज्ड वन स्टेज नेटवर्क्स इंक्लूड योलो एंड एसएसडी आर्किटेक्चर्स। ओके, one stage versus two stage. Two stage networks comprise two components that run sequentially, so they are usually slower but more accurate. Makes sense? In our case, the dataset contains 1 million images, which is not huge by modern standards. This indicates that using a two-stage network doesn't increase the training cost extensively. So for this exercise, we start with a two-stage network. When training data increases, or predictions need to be made faster, we can switch to one-stage networks. So वो कह रहा है कि 1 million is not that big of a data set, which I agree. So अभी हम two-stage use कर लेते हैं, और वैसे भी offline करना है आपने, तो once अगर हम देखते हैं कि data set बहुत ज़्यादा होता है तो then we'll decide about it. तो अभी जो है ना हम one stage के साथ करते हैं। डेटा प्रिपरेशन करनी सबसे पहले आप। So data preparation में क्या है कि data, first thing is data engineering. In the introduction chapter, we discussed data engineering fundamentals. Additionally, it's usually a good idea to discuss the specific data variables for the task at hand. For this problem, we have the following data variables: annotated data sets, street view images. Street view images वो हैं जो कि annotated नहीं है. Let's discuss each in more detail. Annotated बात सुनो, स्ट्रीट व्यू ना बेसिकली वो कह रहा है कि इमेजेस हैं और उन पे मुझे जो समझ आ रही है, स्ट्रीट व्यू का मतलब है कि वो इमेजेस हैं और एनोटेटेड भी हैं जहां पर वो चीज जैसा रीजन ऑफ इंटरेस्ट की बात की था ने, ठीक है। स्ट्रीट व्यू मतलब एक तो पहली बात है ना, आपने कुछ ट्रेनिंग करनी है तो पहले कहेंगे डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। स्ट्रीट व्यू इमेजेस हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी होंगी, मतलब आपको इनपुट डेटा सेट चाहिए ना, तो वो कह रहा है मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कि एक तो इमेज है और दूसरा उसकी एनोटेशन है। मुझे ये लग रहा है, पता नहीं देख लें आगे 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 देखते, मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंट है। नहीं, मैं देख लेते हैं। सही। Let's discuss each in more detail. Okay. Annotated dataset based on the requirements, we have 1 million annotated images. Each image has a list of bounding boxes and associated objects classes. तो वो जो काम है वो पहले से हो चुका होगा उसके ऊपर ना, तो ह्यूमंस ने किया है या मशीन्स ने किया है, वी डोंट नो, लेकिन एनोटेशन हो चुकी है उसकी। Table 3.1 shows data points for each data set. So data set slash image1.jpg, human face है, object human face है, license plate है। अच्छा, उस इमेज के अंदर उसने एनोटेट कर दिया, उसने वो रेक्टेंगल्स जो है ना कर होता है दिए। होता है इस तरह के नॉर्मली ना, ये ह्यूमन बेस से होता है, ठीक है। इसमें आपको ह्यूमन बेस इंटेलिजेंस चाहिए कि कहाँ पर आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जिस तरह बहुत चीप लेबर नहीं होती कि आप मतलब किसी स्टूडेंट से कहते हैं, उसमें कोई टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड नहीं है, बस सिर्फ उसने एनोटेट करते रहना और मे बी $15 पर आवर, मतलब वो ह्यूमन कर रहा होगा एनोटेट। मैं एक ऐड करूँ यहाँ पे? जी जी प्लीज। जो ये लाइसेंस नंबर प्लेट डिटेक्शन है ना, इट्स वेरी ओल्ड टेक्निक, और इसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। मैंने खुद लाइसेंस नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की हुई है बहुत पहले, और वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन से की हुई है। ठीक हो तो गया, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई के सही है, मेक सेंस। जो जो रेक्टेंगल है ना इस ऑब्जेक्ट में, वो हाँ कहाँ पर पे है और उसका क्या होता है, और उसकी एक्यूरेसी भी काफी बेहतर है। यानी एक्चुअली अगर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, तो कंप्यूटर विजन की जो लाइब्रेरी है ना ओपन सीवी, उसमें मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है उसमें आई थिंक पहली या दूसरी एग्जांपल ही लाइसेंस प्लेट नंबर डिटेक्शन की है। तो आप इमेज लेके उस पर ट्राई भी कर सकते हैं कितनी इजीली वो डिटेक्ट करती है। सही कह रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट्स गुड आइडिया, कि बजाय इसके कि बंदा बैठ के करे, इट्स इक्वली पॉसिबल कि हम कोई एल्गोरिदम हो जो कि एनोटेट कर दे। सही कह रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीट व्यू में अगर आप देखें ना मुश्तबा, इसको रीड कर लेंगे। Yeah, I'm read. These are the street view images collected by the data source teams.
the ML system processes these images to detect human faces and license plates. तो इसमें आपका जो ML सिस्टम है वो कर रहा है उसको ठीक जो है है, ना ठीक है, एनोटेट कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है, इमेज है उसकी लोकेशन है, ठीक है, और उसकी पिच या रोल है, और टाइम स्टैम्प है which I'm not sure why what the time stamp is for, but I probably is when they got the data or something. So that's how it is. So feature engineering यहाँ पर अच्छा ये लेट लाउंज है ना, वो उसकी एक किस्म की उसकी इमेज की ना मेटा डेटा कह रहा है उसको, मतलब उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि शायद यहाँ पर इतनी यूजफुल भी ना हो। ये यूजफुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए, और टाइम स्टैम्प इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि गूगल का जो सैटेलाइट है ना, ये जो गूगल के सैटेलाइट हैं वो एक जगह से शायद यानी एक ही जियो लोकेशन पे तकरीबन 6 महीने बाद गुजरते हैं। तो अगर आप गूगल का कोई इमेज देख रहे होते हैं और वो हो सकता है वो उसी करंट टाइम का हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 6 महीने पुराना हो। तो वो टाइम स्टैम्प और उसका साथ उसके कोऑर्डिनेट्स इसलिए रखते हैं। अच्छा समझ आ रही है, मतलब एक एक ट्रेनिंग डेटा के हवाले से था। हाँ, और ये वो है जिस पे हमने प्रोसेस सारा करके डिटेक्ट करना है, राइट? ये आपकी क्यूरी डेटा है ये आपका। हाँ सही कह तो रहे हैं, यही मैं मेक सेंस। आप भी ये कह रहे थे, सॉरी मैं मैं यही कह रहा इसको। हूँ, it's okay, it's alright। तो ये जो है ना, इसमें क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, तो उसमें उसके साथ मेटा डेटा आ रहा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो मेटा डेटा क्या है कि वो इमेज कहाँ लिया है, उसकी लोकेशन, उसका पिच या रोल क्या है। एवरीबॉडी नोज व्हाट पिच या रोल इज, राइट? तो एंगल्स जो है वो क्या है उसके, ठीक पिच या रोल को अगर समझना हो किसी ने, मुस्तफा तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या होती है सिचुएशन? है। डायग्राम से ज्यादा explain सही तरह से होगा। अ, डायग्राम्स के अलावा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हाँ कर सकते हैं। आप अपना हाथ बिल्कुल हाथ सीधा ऐसे हवा में रखें। हाँ उस हाथ को जो लेफ्ट साइड पे रोटेट लेफ्ट राइट करेंगे, ये आपका रोल है। हाँ ऊपर नीचे करेंगे तो वो आपका या है। और हाँ, अगर उसी हाथ को आगे पीछे हॉरिजॉन्टली करेंगे। आगे पीछे मूव करेंगे तो वो आपका वो हेडिंग होती है। हेडिंग भी कहते हैं, या भी कहते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर आप इसको इस तरह से मूव करते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से मूव करते हैं तो ये याव है। अगर आप इस तरह से मूव करते हैं तो ये पिच है, और आप इसको ऐसे रोल करते हैं सीधी डायरेक्शन में तो ये रोल है। हाथ के केस में डिफरेंट मूवमेंट है, लेकिन ये जो 3D स्पेस के अंदर मूवमेंट होती है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है ना, डिफरेंट तरह की हो सकती है। तो दैट इज पिच या एंड रोल। इन अदर वर्ड्स कि आप वो जो जो गाड़ी है, जो कैमरा है, वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वो किस तरह से वो इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ना, तो ये जानने के लिए पिच और या और रोल जो है ये ना नहीं, होगा। ये देखो, और इसी वजह से जी बोले, बात करें। ये बेसिकली जो आपके सैटेलाइट से जब इमेज लेते हैं ना, हम्म तो ये उससे सैटेलाइट की जो पोजीशन थी, और वो हम्म, क्योंकि 3D में है तो उसके लिए ये जरूरी होता है। अब ये जरूरी क्यों है, यानी क्वेश्चन ये है कि ये पिच रोल या जरूरी क्यों है, राइट? यानी हम्म। किस वजह से इसके आप आपका अगर एंगल डिफरेंट होगा तो आपका इमेज जो होगा वो स्क्यूड आएगा। तो इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिसको अगले फाइन इमेजेस के ट्रांस साथ मिलाने, मूवी बनाने के लिए उसकी, ये कह रहे हैं ना आप? ने मूवी नहीं बनाने के लिए, आपने इमेज जब आपने इमेज मैच करना होता है तो यू नीड ए टेक्निक विच इज कॉल्ड इमेज रजिस्ट्रेशन। उसके लिए जरूरी होता है कि आपका अगर स्क्यूड इमेज है, अगर बाद में चाहे सर्च कर लेना, उसको फाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपने आपका जो स्क्यूड इमेज है उसको आपने वापस उसमें लेके आना होता है, क्या कहते हैं, करेक्ट फॉर्म में, ताकि आप इमेज के फीचर भी प्रॉपरली एक्सेप्ट कर सकें और रजिस्टर भी कर सकें। तो उसके लिए फिर ये जो पिच रोल या के एंगल है ये जरूरी होते हैं। आगे चलते हैं, शुक्रिया तार भाई। अच्छा, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर क्या होता है? रियान भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे फीचर क्या होता है फॉर पीपल लाइक। फीचर देखें, क्लासिकल वे में तो हम यही कह रहे हैं कि जिससे मॉडल ने लर्न करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम एनोटेट कर रहे हैं और उसमें से वो फीचर पिक्सल की फॉर्म में, पिक्सल के जो जो भी है अरेंजमेंट, उससे वो फीचर्स हैं उसके ना।
मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना, जैसे लॉइन है, तो अब अगर हमने लॉइन को डिटेक्ट करना हो तो मल्टीपल डिफरेंट जगहों पे जो लॉइन की वो होंगी पिक्चर्स, हम उसे उस एनोटेशन का मतलब है कि हम मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ उस एरिया को लॉइन ले रहा होगा, सराउंडिंग को लॉइन नहीं ले रहा होगा, ठीक है, ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि मतलब हमारा जो जो रिक्वायर्ड जो पैटर्न है, जैसे रीजन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे थे ताहिर भाई, वो उसे हम फीचर कह रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली फीचर जो होता है वो डेटा के वो पैरामीटर होता है जिसपे हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो वो फीचर होता है जिसमें मॉडल को ट्रेन करना होता देखिए अगर एक फेस है ना, तो फेस के फीचर्स होंगे, एक नोज होगा, लिप्स होंगे, है। उसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है, ठीक एग्जैक्टली, है, मशीन ने उसी से ही लर्न करना है। राइट, राइट। तो डेटा ऑगमेंटेशन, a technique called data augmentation involves adding slightly modified copies of original data or creating new data artificially from the original. As the data size increases, the model is able to learn more complex patterns. This technique is especially useful when the dataset is imbalanced, as it increases the number of data points in minority classes. तो ये होता ही है कि आपने वही गोरे काले वाली बात की, अगर आप जो है ना वो आपके पास तस्वीरें ही गोरों की ज़्यादा है तो आपके तो डेटा इम्बैलेंस हो गया ना। तो आप क्या करते हैं कि आप कालों की तस्वीर लेके उसके फीचर्स थोड़े से चेंज करके आप मजीद काले बनाएंगे, उससे आर्टिफिशियली उनकी तस्वीरें बनाएंगे, गोरों को काला कर देंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना डेटा सेट को रिच भी कर रहे हैं और उसकी जो उसमें थोड़ा सा बैलेंस भी लेकर आ रहे हैं कि लोग तो डिफरेंट रेस कलर के हो सकते हैं ना, तो you basically bring in some balance to the data set. इसके ये पॉइंट्स पढ़ के नीचे एग्जांपल देखो तो यू विल गेट द आइडिया। Yeah. A special type of data augmentation is image augmentation. Among the commonly used augmentation techniques are random crop, random saturation, vertical or horizontal flip, rotation or translation, a fine transformation, changing brightness, saturation or contrast. तो ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि उसके एंगल्स, उसकी क्वालिटी और ये चीज़ें चेंज करके आप डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो ओरिजिनल है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप है, वर्टिकली फ्लिप है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप ये है कि ये लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, 90 डिग्री रोटेशन है, -90 रोटेशन है, 60 की रोटेशन है, रीसाइज कर दिया आपने, रीस्केल कर दिया जिससे उसका इमेज की क्वालिटी खराब होगी, क्रॉप कर दिया, आधा इमेज कर दिया, ब्राइट कर दिया, डार्कर कर दिया, नॉइज ऐड कर दी उसके अंदर। तो ये आप कर देंगे तो वो डिफरेंट सैंपल्स बन जाएंगे एक ही इमेज से। तो ये भी बात है कि जो हमारा जिसको डिटेक्ट करना होगा ना इमेज, उसमें लाइट कंडीशन या पिक्सल की डार्कनेस, उसका इफेक्ट भी वो नलीफाई किस्म का हो जाएगा, कि आपने मल्टीपल इमेजेस जो है वो, ताकि वो ये चीज़ ना लर्न कर ले कि डार्क इमेज होगा तो उसको लॉइन कह दिया, ठीक है, बल्कि उसमें रियली फीचर ऐसे हों तो मतलब लॉइन की मुख्तलिफ ब्राइटनेस या मुख्तलिफ उसमें जो ब्लरिंग है ना या नॉइज डाल के, ताकि वो रोबस्ट लर्निंग कर सके। सबको हम लाइन कह रहे होंगे तो वो इस चीज़ की वजह से सिर्फ नहीं कहेगा कि एक चीज़ इमेज डार्क है तो उसको हमने, क्योंकि मशीन ने तो लर्न कर लेना ना, तो थोड़ा उसकी लर्निंग रोबस्ट हो जाएगी। इसमें तुम ये देखो ना मुझसे, अगर ये ऊपर वाले जितनी भी उसने इमेजेस की है ना, उसने हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, ठीक है, यानी हर तरह के अगर एंगल टेढ़ा भी लिया हुआ है, ये भी हुआ है, वो इस तरह भी। अब उसको ब्राइटनेस वगैरह भी, खैर थैंक्स टू द कंप्यूटेशनल पावर के हम इतने वेरिएशन के साथ भी इजीली रन कर सकते हैं अपने उसको क्या कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन को। मतलब ट्रेडिशनली क्या होता था पहले कि आपके पास इतनी वेरिएशन नहीं होती थी, और उस वक्त दैट वाज द बॉटम नेक, राइट। आप बल्कि उस वक्त क्या करते थे कि इवन ग्रे स्केल इमेज लेके उसको ट्रांसफॉर्म करते थे, या सम टाइम बाइनराइज भी कर देते थे कि ब्लैक एंड वाइट पिक्सल लेके करें, ताकि कंप्यूटेशनल पावर इतनी यूज ना हो। और अब तो ये जितनी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, ये सारा उसका ट्रेनिंग सेट है, एंड इट विल बेसिकली जो उसकी वो हो जाएगी ना, क्या कहते हैं, वेरिएंस कर्व जो वो बनाएगा,
या जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाएगा उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी। Gotcha. मतलब डैट से टोटली काफी लेंथी टॉपिक है, तो फिर किसी वक्त बाद में मैं अगर चांस मिला तो एक्सप्लेन करूंगा। कोई मसला नहीं। It is important to note that with certain types of augmentation, yeah, partly actually, augmentation, the ground truth bounding box also need to be transformed. For example, when rotating or flipping the original image, the ground truth bounding box must also be transformed. So, यानी कि जो जो उसका बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है, उसको पूरे उसको भी आपने उसको उसके साथ अगर इमेज के अंदर कोई और चीज़ है तो वो भी उसके साथ ही जाएगी। That's what it means. Data augmentation is used in offline, sorry, offline नहीं, ये offline है, sorry, used in offline or online forms. Offline augment image, also offline में क्या होता है, augment images before training, और online में आप क्या करेंगे कि during the training आप उसको जो है ना augment करेंगे। Online versus offline. In offline, data augmentation training is faster since no additional augmentation is needed. However, it requires additional storage to store all the augmented images, while online data augmentation, you will not need the storage up. उसकी processing speed थोड़ी कम होगी। The choice between online and offline data augmentation depends upon the storage and computation power constraints. What is more important in an interview is that you talk about different options and discuss trade-offs. In our case, we perform offline data augmentation because हमें फौरी तौर पे चीज़ नहीं चाहिए। Shows the data set preparation flow with pre-processing images and resize, scaled and normalized. With image augmentation, the number of images is increased. Let's say the number increases from 1 million to 10 million. तो एक के हमने 10 कर लिए, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा सेट, प्री प्रोसेसिंग ऑगमेंटेशन, प्री प्रोसेस्ड डेटा सेट, मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल सिलेक्शन। तो डेटा इंजीनियरिंग में हमने जो है ये सारा कुछ पढ़ा है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर क्या है कि आपने जो है ना वो डेटा प्रिपरेशन देखी है, सॉरी, फीचर इंजीनियरिंग देखी है आपने, डेटा प्रिपरेशन देखी है, फीचर इंजीनियरिंग देखी है, और उसके अलावा आपने जो है ना, हाँ, ये चीज़ें देखी हैं। उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है मॉडल डेवलपमेंट का। मॉडल डेवलपमेंट में सबसे पहले आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस तरह का मॉडल बनाना है, या बना हुआ मॉडल उसको ट्रेन करना है मजीद। As mentioned in the frame of the problem as an ML task section, we opt for two-stage networks. Shows a typical two-stage architecture. तो क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 2 है, और उसके बाद उसको क्लासीफायर है जो उसको क्लासीफाई करेगा। कैंडिडेट रीजन्स है, रीजन प्रपोजल नेटवर्क है, और फीचर मैप है। फ्लो में नीचे देखे से ना, हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाए ना, नीचे से तो ऊपर की तरफ। मेक सेंस करेंगे। मतलब मुझतबा इमेज की नीचे से स्टार्ट मैं करें, सारी इनपुट चीजें, इमेज। हाँ ठीक, आप सही कह रहे हो, मैं सारी चीजें पढ़ा था, लेकिन ठीक, आप सही कह रहे हैं। तो एक इनपुट इमेज है, वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर जा रहा है, मीन CNN में जा रहा है, ठीक है। तो वो CNN की लेयर्स में जा रहा है, जो क्या, जहाँ पर आप फीचर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां से फीचर्स मैप से वो दो जगह पे जाता है। एक तो आपने देखना है कि रीजनल प्रपोजल नेटवर्क, और वहां पर वो किन रीजन्स में जो है ना बाउंडिंग बॉक्सेस जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। और दूसरा ये कर रहे हैं कि आप क्लासीफायर जो है वो फीचर मैप से भी इनपुट ले रहा है, और दूसरी साइड पे उसको इनपुट आ रही है कैंडिडेट रीजन से। तो वो फीचर्स और कैंडिडेट रीजन्स को से की मदद से क्लासीफाई करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो वो क्लासेस में डिवाइड कर देगा। आई थिंक अगर ये मतलब मेक सेंस तो कर रहा है। देखिए, मैं इसको इस तरह समझ रहा हूँ, मतलब एज ए लेमैन, कि जो जो फीचर मैप है ना, मतलब उसमें एरिया डेजिग्नेट हो गया, तो उस एरिया में जो फीचर्स थी उसकी बेस पे क्लासीफायर ने कहा कि ये किससे क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, कि मेरे पास जो क्लासेस हैं उसमें वो स्कोर असाइन करूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ना, ये पिक्सल जो है पर्टिकुलर फ्रेम का एक एरिया, मतलब जो बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के हवाले से।
मतलब मेक सेंस कर रहा है एज मतलब लॉजिकल फ्लो ऑफ के इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो हो रही है। बिल्कुल। ऐसे ही है, फीचर मैप जो होते हैं ना मोस्टली ये स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिकल भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं कि जिसको यानी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मोमेंटम जो होते हैं ठीक है। उनकी बेस पे ये डिसाइड करता है फीचर। मोस्टली आप फीचर को ये समझें कि फीचर इज जस्ट लाइक ए स्टैटिस्टिकल डाटा। तो उसकी सही। बेस पे वो फिर डिसाइड करेगा कि अच्छा ये मेरे किसके साथ मैच करता है। वो फिर आगे क्लासीफायर का काम है। क्लासीफायर कैन बी जस्ट जैसे मैंने कहा कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी हो सकती है, और इट कैन बी ए कम्प्लेक्स नॉन लीनियर क्लासीफायर भी हो सकता है जो कि मल्टी स्टेज डिसीजन कर सके कि अच्छा मैंने इसको किस कैटेगरी में डालना है। चले सही। मुस्तफा। मैडम कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। फीचर जो एक्सट्रैक्ट हमने किया थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। ये जो हमने फीचर को एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, ये फीचर एक कोऑर्डिनेट पे एक्सट्रैक्ट हुए होते हैं कि इस पॉइंट पे हमें ये चीज मिली है, इस पॉइंट पे ये हमें ये चीज मिली है, या ओवरऑल होता है कि हमें ये चीज एक्सट्रैक्ट हो गई है। सपोज हम कहते हैं कि हमें यहाँ से क्या पिक्चर कोई एक्सट्रैक्ट हुई है, कोई ह्यूमन एक्सट्रैक्ट हुआ है, या ये कोऑर्डिनेट में मैप हुए होते हैं कि इस रीजन में हमें एक्सट्रैक्ट हुआ है ये। देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ताहिर में हाल इसको डिफाइन कर सकते हैं या मे भी करेक्ट कर सकें। अच्छा, जो जो इमेज है ना, पहली बात है ये कन्वोल्यूशनल लेयर्स जो है ये ट्रेन हुई होंगी, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब है कि एनोटेटेड डेटा मिला होगा, उसमें बाउंडिंग बॉक्सेस हमने एनोटेट करके उसको क्लास क्लास असाइन की होगी कि ये। तो हर इमेज की करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें वो मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स हैं और हर एक के साथ एक क्लास है। ये ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। अच्छा, वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोपोगेट होगा, फिर उससे देखेगा, प्रिडिक्ट करेगा, फिर वो मतलब मल्टीपल उसे क्या कहते हैं ऐसे, मे बी ताहिर में ज्यादा हेल्प कर सके। मतलब एक फॉरवर्ड पास होता है और एक उसको बैक ट्रैक करता है, ठीक है, अपने आप को करेक्ट करता है। वो गेन जो है ना वो इटरेटिवली ट्यून करता है, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता है। कन्वोल्यूशनल कोई भी लर्निंग लॉस फंक्शन की बेस पे उसको मिनिमाइज कर रही होती है, ठीक है। जब वो लर्न कर लिया तो अब हमने ना कोई अननोन इमेज दिया, इनपुट इमेज, कोई कोई भी इमेज है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है ना हो सकता है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, ठीक है। तो कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करेगा, उसमें उसमें उस प्रिडिक्ट करेगा कि ये एरिया है जहाँ पर ना मतलब जिसे वो कैंडिडेट रीजन कह रहा है, ठीक है। वो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क अब लर्न कर चुका है पास्ट के जो डेटा से। नाउ इट इज पुटिंग सम बॉक्सेस, और क्लासिफायर उसके ऊपर कह रहा है कि ये किस, बेस्ड ऑन द फीचर से किस क्लास से बिलोंग करता है। मेकिंग एनी सेंस? मतलब ये इमेज के ऊपर ही है, ठीक है, इसकी कोई कोई वो नहीं है। मशीन ने खुद ही लर्न किया कि पिक्सल की जो इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मिलियंस ऑफ पिक्सल हमें इनपुट देने पड़ेंगे एनोटेटेड डेटा के, जिससे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क ने लर्न किया होगा और उसके बाद फिर वो प्रेडिक्ट करके देगा। एक जी। जो आप बात पूछना चाह रहे हैं ना कि एक पिक्सल पे डिसीजन करते हैं या नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली हम क्या करते हैं कि इमेज को, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, सारी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मोटी मोटी चीज ये होती है कि हम क्लस्टर्स ऑफ पिक्सल्स पे डिसीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट में मैंने एक एग्जांपल दी थी, या ये ऊपर लाइन की एग्जांपल देखने, या मैंने एग्जांपल दी थी कि फेस डिटेक्शन है। अब फेस में हमें पता है एक पर्टिकुलर पर्सन की, लेट्स सपोज एक वाइट पर्सन का फेस दिया है, तो उसकी स्किन टोन डिफरेंट होगी। ठीक, उसका एंगल्स जो हैं फ्रॉम द, जो अगर देखना हो तो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, पीसीए में ये यूज होते हैं। तो उसके एंगल फ्रॉम द सेंटर टू डिफरेंट पॉइंट्स वो डिफरेंट होंगे। तो आप सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन करने के बाद यूजुअली इमेज को फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा एरिया, और उसके अंदर फिर फीचर आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। सही हो गया। एक सिंगल पिक्सल वैसे भी सोचे तो कोई मेक सेंस नहीं करता। और उसको जब तक आप साथ नहीं किसी से मिलाएंगे तो वो वैसे ही उसका कुछ नहीं होगा। यानी नहीं, कि मेरा वहाँ कहने का मतलब ये था कि आप फीचर्स जो है ना वो लेते हैं ना कन्वोल्यूशनल नेटवर्क से तार भाई।
हाँ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो फीचर्स कैसे होते, उसको आपने डेटा ट्रेन किया ना, तो आपने डेटा ट्रेन करते हुए लेट्स सपोज कर लेते हैं आपने सुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं आप ना, आपने बता दिया कि ये डॉग है। अब उसने डॉग के इमेज को रिकॉग्नाइज कर लिया, बता दिया कि उसके इमेज, उसकी जो है शेप क्या होती है, कहाँ पे उसकी बाउंड्री क्या है, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स कौन से, नाक कहाँ पे है, आंखें कहाँ पे वगैरह ना, ये फीचर्स उसने मैप जनरेट किया उसने, ठीक है, तो वो पिक्सेल्स की बेस पे कर रहा है ना, दैट्स व्हाट बेसिकली आई थिंक रेहान वाज सेइंग। तो कि अच्छा, मैं अपनी बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जो ओल्ड था ना, पैटर्न रिकग्निशन, एक कोर्स पढ़ाया था कंप्यूटर विजन के अंदर, ठीक है। उसमें ना बेसिकली मल्टीपल टेक्निक्स होती थी कि आप मुख्तलिफ एल्गोरिदम लगाते हैं तो कोई वो एज को एनहांस कर देता है, मतलब मल्टीपल वेरिएंट थे जिसकी बेस पे ना आप, जिसे आप प्री प्रोसेसिंग वो जो स्टेप्स कह लें। वो जो एज डिटेक्शन और सेगमेंटेशन है ना, वो अभी भी हाँ, यूज होती है। वो होती होगी। मैं सिर्फ जो बात करना चाह रहा हूँ ना, कि वो जो क्लासिकल पैटर्न मतलब कंप्यूटर विजन था ना, उसकी निस्बत ये जो ये वाला है जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं ना, डीप लर्निंग में सिर्फ एनोटेट कर देते हैं, और ये जो लेयर्स है ना, ये मतलब एल्गोरिदम अपने आप को खुद ही लर्न करता है कि जो, क्योंकि डेटा सेट बहुत ज्यादा होता है, उससे मल्टीपल मतलब उससे इमेजेस की बेस पे वो फीचर से लर्न करता है कि किस चीज को ये डॉग कह रहा है, किसको कैट कह रहा है, ठीक है। या मतलब उसमें आपको एग्जैक्टली। खुद फीचर निकाल के नहीं देने पड़ते कि आप भी कहें कि उसके एजेस निकालेंगे, कोई इन बिटवीन जो है ना, फीचर इंजीनियरिंग आपको खुद नहीं करनी पड़ती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेयर डिसाइड करते हैं, और लेयर्स की बेस पे जो है वो आर्किटेक्चर भी होगा जो भी होगा, और वो अपने आप को ट्रेन करेगा। बिल्कुल सही। चलिए जबरदस्त हो गया मुश्तबा, मेरा टाइम कम है तो करें आगे। हाँ नहीं, सही। इस सेक्शन को खत्म कर लें जल्दी से। हम्म। तो वो ये एग्जैक्टली ये बात है कि कन्वोल्यूशनल लेयर जो है प्रोसेस लेयर्स प्रोसेस द इनपुट इमेज एंड आउटपुट द फीचर मैप, ठीक है, तो वो जो डेटा आप दे रहे हैं ट्रेनिंग का उसको करेंगे और उसका फीचर मैप क्रिएट कर देंगे। एक्चुअली अगर आप ये कन्वोल्यूशनल लेयर यूज कर रहे हैं, ये मॉडल यूज कर रहे हैं, तो वो हर तरह के इमेज को यही प्रोसेस करेगा, उसका फीचर मैप क्रिएट करेगा। रीजन